Every dream starts with learning, they say. Building bridges for a brighter day. Through the clouds we'll find our way. Together stronger come what may. हेलो Every स्टूडेंट्स, step वेलकम across टू the एमएस टीचर pathway. चैनल। A spark आपके of 10th क्लास hope की जो in all we बायोलॉजिकल do. सीरीज चल रही है क्लासेस की, उसमें न्यूट्रिशन की आज आपकी थर्ड क्लास है। आज आपका टॉपिक है क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस। ये आपका टॉपिक है क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस। लास्ट क्लास में हम वाटर एंड फोटोसिंथेसिस जो है सो पढ़े थे, समझे थे क्या है सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस। तो आज की हमारी टॉपिक है क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंगेन हाउस कॉन्ट्रीब्यूशन, ये साइंटिस्ट है इंगेन हाउस, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। आफ्टर प्रूविंग दैट द लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये तो मालूम हो गया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत ज़रूरी है, ये प्रूफ हो चुका था। हम लास्ट एक्सपेरिमेंट क्लास में भी हम देखे कि लास्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट्स में देखे थे। तो डच साइंटिस्ट जैन इंगेन हाउस प्रपोज्ड एन आइडिया, ए बोल्ड आइडिया। उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया और उन्होंने ये बोला कि ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ये जो जैन इनगेन हाउस है, उन्होंने ये बोला कि प्लांट, पूरा प्लांट, जितना भी प्लांट है वो प्लांट, पूरा प्लांट फोटोसिंथेसिस जो है सो परफॉर्म नहीं करता। सिर्फ प्लांट का जितना ग्रीन कलर का जो पार्ट है वही पार्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ये जो है सो उन्होंने स्टेटमेंट दिया। This was an turning point. Scientists now focus on what made green parts different. उसके बाद ये जो है सो एक क्लू मिल गया दूसरे साइंटिस्ट को कि इस चीज़ से क्या चीज़ें उन लोग और अपना कंट्रीब्यूशन और उन लोगों के इन्वेंशंस वगैरह जो है सो उन लोग क्या करें, उन लोगों को जो आइडिया मिलने की वजह से उन लोग अपने और एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़ाने लगे। एंड हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ऑक्सीजन प्रोडक्शन एंड फूड सिंथेसिस। उसके बाद वो लोग सोचना शुरू करें कि प्लांट्स कैसा ऑक्सीजन सिंथेसाइज कर रहा है, फूड कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, वो सब चीज़ें और आगे जो है सो बढ़ती गई। क्यूरियस क्वेश्चंस, अब यहाँ पर देखिए इंडियन हाउस के बाद क्या 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 क्वेश्चंस जो है सो अराइज हुए। इंडियन हाउस प्रपोजल लेड टू सेवरल क्वेश्चंस फ्रॉम द साइंटिस्ट एंड द स्टूडेंट्स अलाइक। अब इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सो साइंटिस्ट को आए कि इंडियन हाउस के जो स्टेटमेंट है उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करे। साइंटिस्ट के दिमाग में क्या क्वेश्चंस आए, वाई आर ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसाइजिंग, क्यों प्लांट का सिर्फ ग्रीन कलर का पार्ट ही फोटोसिंथेसिस करता है। What about new leaves that appear red but turn green later? जो न्यू लीव्स प्लांट के ऊपर आते हैं वो पहले रेड कलर के होते हैं, फिर वो बाद में क्यों टर्न हो जाते हैं, क्यों जो है सो चेंज कर लेते हैं अपना कलर रेड ग्रीन कलर में। पहले जब आते हैं न्यू लीव्स तो वो रेड कलर के होते हैं और बाद में जो है सो ग्रीन कलर के क्यों हो जाते हैं। डू रेडिश येलोइश और इवन ब्राउनिश लीव्स फोटोसिंथेसाइज, क्या रेड कलर के या येलो कलर के या ब्राउन कलर के लीव भी फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं। इफ कलर अलोन डिटरमाइन फोटोसिंथेसिस, क्या कलर ही डिटरमाइन करता है फोटोसिंथेसिस को। व्हाई डोंट ग्रीन कलर्ड एनिमल्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, अगर ग्रीन कलर ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो एनिमल्स जो ग्रीन कलर के हैं वो क्यों फोटोसिंथेसिस नहीं कर सक रहे। ठीक है, दीज क्वेश्चंस पजल साइंटिस्ट फॉर मेनी ईयर्स। ऐसे क्वेश्चंस को लेके बहुत ज्यादा साइंटिस्ट जो है सो सोचना शुरू करे, उन लोगों के लिए एक पजल थे ये क्वेश्चंस। ठीक है, द चैलेंज वॉज टू आइसोलेट द ग्रीन सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एबिलिटी। अब उन लोगों के लिए एक चैलेंज भी था कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस, ग्रीन कलर का जो भी है वो निकालना, एक्सट्रैक्ट करना लीव्स में से, वो कैसा करना है, वो क्या सब्सटेंस है। उसके लिए बहुत सारे वो लोग जो है सो ट्राई करे, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा कोशिश करे। अब उसके बाद 1817 में देखिए एक नई डिस्कवरी हुई जो क्लोरोफिल के बारे में है। यहाँ पर देखिए डिस्कवरी ऑफ क्लोरोफिल इन 1817। इवेंचुअली टू फ्रेंच साइंटिस्ट, दो फ्रेंच के साइंटिस्ट है जिसका नाम है पेलिटियर एंड कैवेंटो। ये दो साइंटिस्ट सक्सीडेड इन आइसोलेटिंग द ग्रीन पिगमेंट फ्रॉम द प्लांट पार्ट्स इन 1871। 1871 में दो फ्रेंच साइंटिस्ट है पेलिटियर और कैवेंटो, इन्होंने क्या किया, सक्सेसफुली आइसोलेट किया ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। दे नेम्ड इट क्लोरोफिल, उन्होंने उसको नाम दिया क्लोरोफिल।
क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन और फिल का मतलब होता है लीफ, यानी कि ग्रीन कलर का लीफ। तो इसको जो है सो ग्रीन कलर का लीफ है तो इसीलिए उसका नाम क्या दिया, क्लोरोफिल दिया गया। दिस डिस्कवरी वॉज क्रूशियल, ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों इंपॉर्टेंट है? इट प्रूव दैट अ स्पेसिफिक पिगमेंट, नॉट जस्ट द लीफ कलर, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सनलाइट। यहाँ पर ये प्रूफ किया गया कि ये एक ऐसा स्पेसिफिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है, सिर्फ लीफ को ग्रीन कलर नहीं देता बल्कि ये रिस्पॉन्सिबल है सनलाइट को ट्रैप करने में, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में। इट ओपन न्यू इन्वेस्टिगेशंस, ये मालूम होने के बाद और न्यू इन्वेस्टिगेशंस जो है सो और एक्सपेरिमेंट जो है सो करना शुरू करे साइंटिस्ट, ताकि फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल मैकेनिज्म है क्या, ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आ जाते हैं व्हाट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है क्या, ठीक है। क्लोरोफिल इज ए कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर पिगमेंट, ये दिमाग में आप बिठा लीजिए कि ग्रीन कलर का पिगमेंट जो होता है वो होता है क्लोरोफिल, ठीक है। पिगमेंट क्या होता है कि पिगमेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कलरिंग करता है, देता है, कलर देता है, उसको पिगमेंट कहते हैं। तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। इट प्लेस अ इम्पॉर्टेंट रोल, इसका इम्पॉर्टेंट रोल है इन कैप्चरिंग सोलर एनर्जी, उन्हें क्या करता है, सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है, लेता है, विच इज देन यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वही सनलाइट जो है सो बाद में आपके फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। अब केमिकली आप देख सकते हैं क्या है, क्लोरोफिल इज सिमिलर टू हेमोग्लोबिन। आप लोगों को मालूम होगा बच्चों कि हेमोग्लोबिन भी जो है सो एक पिगमेंट है। ये हेमोग्लोबिन जो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये हेमोग्लोबिन ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर, और ये रेड कलर इसीलिए है हमारा ब्लड क्योंकि हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सिमिलर है, मिलता जुलता है किससे, हेमोग्लोबिन से, जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को जो है सो लेकर जाता है, लाता है। तो ये हीमोग्लोबिन से सिमिलर है। द ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल इन द ब्लड, द सेंट्रल एटम इन क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम, अनलाइक आयरन इन हेमोग्लोबिन। अगर आप देखेंगे हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के अंदर सेंट्रल एटम आयरन होता है, ठीक है, उसका सिंबल Fe है। और क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो है मैग्नीशियम, ठीक है, Mg जो होता है मैग्नीशियम होता है। तो यही यही चीज से वो लोग क्या है, अलग है। बाकी उन लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। किसका, हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों सिमिलर है, ठीक है। देर आर टू मेजर टाइप्स, दो मेजर टाइप्स है क्लोरोफिल के, एक है क्लोरोफिल ए और दूसरा है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन इन कलर, क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा सा ब्लू और थोड़ा सा ग्रीन मिलके जो होता है वो ब्लूइश ग्रीन कलर होता है। और क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन कलर है, येलो और ग्रीन जो मिलके जो कॉम्बिनेशन में होता है वो जो है सो येलोइश ग्रीन कलर है। वो कौन सा है, क्लोरोफिल बी। टुगेदर दीज पिगमेंट्स वर्क टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, ये दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं ताकि एब्जॉर्ब कर सके लाइट एनर्जी को, एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी टू फॉर्म द ग्लूकोज। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, देन इसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए, ठीक है बच्चों, आप लोग समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए अदर पिगमेंट्स, कौन से ऐसे पिगमेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। इन एडिशन टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अलावा भी और पिगमेंट्स होते हैं। प्लांट्स आल्सो कंटेन एक्सेसरी पिगमेंट्स, थोड़े एक्स्ट्रा पिगमेंट्स भी होते हैं। जो पिगमेंट्स होते हैं कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। कैरोटिनॉइड्स क्या है, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट है। नेक्स्ट फाइकोबिलिन्स फाउंड इन आल्गे एंड सियानोबैक्टीरिया। ये फाइकोबिलिन्स जो पिगमेंट है, ये पिगमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आल्गे में और सियानोबैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। दीज पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ये लोगों का भी फंक्शन यही है सेम जो क्लोरोफिल का फंक्शन है। ये पिगमेंट्स भी क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर इट इनटू क्लोरोफिल, और उसको क्या करते हैं, क्लोरोफिल के पास भेजते हैं,
ठीक है। ये क्लोरोफिल के अलावा ये एक्स्ट्रा पिगमेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। ये पिगमेंट्स भी क्या करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, किसके पास भेजते हैं, क्लोरोफिल के पास, जो मेकिंग फोटोसिंथेसिस इज मोर एफिशिएंट, जो फोटोसिंथेसिस का वर्क और अच्छे से हो सके उसमें मदद करते हैं ये पिगमेंट्स। नेक्स्ट आप देखिए फंक्शंस ऑफ क्लोरोफिल। फंक्शंस क्या है क्लोरोफिल का, आपके फंक्शंस क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस में क्या फंक्शन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल परफॉर्म मेनी फंक्शंस। फर्स्ट अगर आप देखिए तो कैप्चर सोलर एनर्जी। सबसे पहला मेन फंक्शन क्लोरोफिल का ये है कि क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कैप्चर करते हैं यानी कि लेते हैं। इनिशिएट्स द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको फोटोलाइसिस बोला जाता है, टू रिलीज ऑक्सीजन, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिट का मतलब क्या है, टूटना। ठीक है, स्प्लिटिंग का मतलब टूटना। वाटर मॉलिक्यूल क्या है, H2O। वाटर क्या है, H2O। ये H2O को क्या करते हैं, स्प्लिट करता है। ठीक है, क्लोरोफिल ये जो क्या करता है, स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करता है, जिसको फोटोलाइसिस बोला जाता है। ये प्रोसेस को फोटोलाइसिस बोला जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है ये प्रोसेस में। और यही प्रोसेस जो है सो कौन करता है, क्लोरोफिल इनिशिएट करता है। इनेबल्स द कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज, और इन्हें मदद करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को जो है सो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए भी इन्हें मदद करता है। ट्रिगर्स अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक चेन ऑफ रिएक्शन होता है, वो चेन ऑफ रिएक्शन को इनिशिएट करता है, चेन ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट करता है क्लोरोफिल ही। ठीक है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, जिसकी वजह से स्टार्च फॉर्म होता है। Chlorophyll molecules are embedded in the thylakoid membrane of chloroplast. Chlorophyll molecules thylakoid membrane के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल है। मैं आगे आपको डायग्राम में बताऊंगी। वेयर द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस अकर, जहां पर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि क्लोरोफिल के बारे में समझ में आ गया है कि क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, एनर्जी ट्रैप करता है, सोलर एनर्जी मदद करता है, फोटोलाइसिस करता है। ठीक है, इनिशिएट करता है, फोटोसिंथेसिस मदद करता है। ठीक है, ये पिगमेंट है, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ पर है, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है। ठीक है, और क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट है। टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स लेट अस कंसीडर। अगर आपको जानना है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहाँ होता है तो देखिए, पहले ये देखिए कि वेयर इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ पर है आपका। वेयर इज क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स प्रेजेंट इन प्लांट। आपका क्लोरोफिल और दूसरे अदर पिगमेंट्स ये कहाँ पर प्रेजेंट है। डू द रेडिश लीव्स ऑफ प्लांट्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्या जो प्लांट्स के रेडिश लीव्स है क्या वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। The precise photosynthetic part or the part containing chlorophyll was not known until 6 decades after the discovery of chlorophyll. Chlorophyll जब डिस्कवर करे उसके 6 डिकेड्स तक जो है सो ये नहीं पता था कि कौन से पार्ट में जो है सो फोटोसिंथेसिस हो रहा है और क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट है और क्या कौन सा ऐसा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। किसके, क्लोरोफिल डिस्कवर होने के बाद भी बहुत सारा टाइम लग गया था कि मालूम होने के लिए कि कहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। उसके बाद आप देखिए इन 1883 में जर्मन बोटानिस्ट, जर्मन के एक बोटानिस्ट है जिसका नाम है जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स ने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किए, मेड एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ही डिस्कवर्ड दैट क्लोरोफिल इज फाउंड इन ऑर्गेनेल्स विद इन द सेल। अब आपको तो पता है सेल के बारे में, आप लोअर क्लासेस में पढ़े हैं कि एक सेल होता है, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। ह्यूमन बींग्स होने दो या फिर आप एनिमल्स होने दो या प्लांट्स होने दो, एक आप तो लोअर क्लासेस में आप पढ़ के आ गए, एक सेल होता है, सेल के अंदर बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसके साइड्स में पूरे क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। हर ऑर्गेनल का अलग 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 फंक्शन रहता है। तो ये आपका एक सेल है, सेल के अंदर जो है सो क्या प्रेजेंट रहते हैं, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर आ जाइए अपने टॉपिक के ऊपर। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, जूलियस वॉन सैक ने डिस्कवर ये किया है कि क्लोरोफिल ऑर्गेनिल के अंदर प्रेजेंट है। ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनिल होता है वो ऑर्गेनिल के अंदर ये प्रेजेंट है क्लोरोफिल।
दीज ऑर्गेनल्स वर लेटर नेम्ड क्लोरोप्लास्ट। ये ऑर्गेनल जो है वो ऑर्गेनल को बाद में नाम दिया गया क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मतलब ये है कि सेल है, ठीक है, सेल के अंदर आपका एक ऑर्गेनल है, वो ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो जगह का नाम है क्लोरोप्लास्ट, जो सेल के अंदर है। दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन द सेल्स। बहुत ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं ये सेल के अंदर। अराउंड 40 to 100 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। अगर एक सेल है तो उसके अंदर आपको 40 से लेके जो है सो 40 to 100 क्लोरोप्लास्ट जो है सो प्रेजेंट है एक सेल के अंदर। सिर्फ वन सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर 40 to 100 क्लोरोप्लास्ट जो है सो प्रेजेंट है यहाँ पर। दीज आर स्पेशली फाउंड इन। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर प्रेजेंट है? स्टोमेटल गॉड सेल्स, लीफ के अंदर रहते हैं ये सेल्स, स्टोमेटल गॉड सेल्स के अंदर रहते हैं। एंड ग्राउंड टिश्यूज ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि मीसोफिल सेल्स, जो लीव्स के जो मीसोफिल सेल्स है उसके अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। और ग्राउंड टिश्यूज ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के ग्राउंड टिश्यूज में भी ये प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर आपका देखिए, आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये आपके डायग्राम है, ये आप एक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है, ये टीएस ऑफ लीफ, ठीक है। अगर आप आपने लीफ को अगर ट्रांसफर सेक्शन अगर करेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है तो ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लेयर है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्यूटिकल है, ठीक है, ये क्यूटिकल है। उसके बाद जो दिखाई दे रहा है आपको ये अपर एपिडर्मिस कहा जाता है इसको, ये है अपर एपिडर्मिस। और उसके बाद ये दिखाई दे रहा है, ये जो हॉरिजेंटल में जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे जो है सो इसको क्या बोलेंगे? पैलिसेड पैरेन्काइमा। ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है ये सारे, ठीक है। अब उसके नीचे जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। ये पैरेन्काइमा है, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है ऊपर के जो है। ये जो नीचे के ये जो सारे दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में जो है सो क्या है? ये लूज है, ये जो है ये टाइट है। पैलिसेड पैरेन्काइमा क्या रहते हैं? टाइट रहते हैं, फिक्स रहते हैं, साइड बाय साइड है, ठीक है। लेकिन स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो होते हैं वो जरा लूज रहते हैं, जिसकी वजह से स्पेस हो जाता है। इसको बोला जाएगा एयर स्पेस। जो जगह पर जो खुली जगह जो दिखाई दे रही है आपको, ये पूरे एयर स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये जाइलम होता है और नीचे का जो हिस्सा है ये फ्लोएम है। और इन दोनों को, जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर आप बोलेंगे वेस्क्यूलर बंडल्स बोलेंगे आप, क्योंकि ये बंडल की शक्ल में है। दोनों भी एक ही जगह है, ऊपर जाइलम होता है नीचे फ्लोएम होता है, तो ये वेस्क्यूलर बंडल कहलाते हैं। अब नीचे अगर आप आ जाएंगे, नीचे की तरफ आप आ जाएंगे तो यहाँ पर एक लोअर एपिडर्मिस है। ये जो ब्राउन कलर का जितना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसमें स्टोमेटा सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, गॉड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और जैसा हम ऊपर पढ़े थे अपर एपिडर्मिस, वैसा ही नीचे भी एक लोअर एपिडर्मिस रहता है। ऊपर जो है सो क्यूटिकल पढ़े आप, यहाँ पर नीचे भी एक क्यूटिकल जो है सो रहता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये जितना भी ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर रहता है अपना क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आ गई बात समझ में? ये आपकी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये क्यूटिकल, नीचे भी क्यूटिकल रहेगा, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस रहेगा, ठीक है। ये जो रहेगा, ये जो सारे ये दिखाई दे रहे हैं ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है। ये जो दिखाई दे रहे नीचे ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा रहेंगे। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में स्पेस रहेंगी, उसको एयर स्पेसेस बोलेंगे। बीच में जो है सो वेस्क्यूलर बंडल रहेगा। वेस्क्यूलर बंडल के अंदर ऊपर का जो हिस्सा रहेगा वो जाइलम रहेगा, नीचे का जो हिस्सा रहेगा वो फ्लोएम रहेगा। और जितना भी आपको ये ग्रीन ग्रीन पार्ट जैसे कि पैलिसेड पैरेन्काइमा है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, वहां पर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए अब एक नज़र आप आपके ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ पे अगर फिगर पे आप देख लीजिए। हम अब ऊपर देखें कि क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या है? वैक्सी लेयर डेट प्रिवेंट द वाटर लॉस। वैक्सी लेयर रहती है, ये लेयर जो है सो वाटर को बाहर बाहर निकलने नहीं देती है, ये बचा के रखती है वाटर लॉस होने से। अपर एपिडर्मिस है, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल। यहाँ पर देखिए आप अपर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस जो है ना, अपर एपिडर्मिस ये ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। जो आउटरमोस्ट लेयर, टॉप का जो टॉप लेयर जो है वो अपर एपिडर्मिस है। नेक्स्ट पैलिसेड पैरेन्काइमा, अभी अपन यहाँ पर पढ़े, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है, ये सारा पैलिसेड पैरेन्काइमा है।
टाइटली पैक्ड सेल्स जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के नीचे ये टाइटली पैक्ड होके रहते हैं और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा रहता है और ये मेन साइट है फोटोसिंथेसिस का। यहीं पर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। ये जो हिस्सा है ना, ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस आपका होता है। नेक्स्ट आ जाइए क्लोरोप्लास्ट शोन एज ग्रीन स्ट्रक्चर वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। जितना आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वहां पर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट है और वहीं पर फोटोसिंथेसिस होगा। वेस्कुलर बंडल मैंने आपको अभी बोला कि दोनों जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। जाइलम का फंक्शन क्या है कि पानी को ट्रांसपोर्ट करने का है और फ्लोएम का फंक्शन क्या है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है। नीचे की तरफ जो लूजली सेल्स है वो क्या है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। लूजली अरेंज सेल्स विथ एयर स्पेसेस, लूजली अरेंज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लूजली जो अरेंज है ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है जिसमें स्पेस है, उसको एयर स्पेस बोला जाता है। ठीक है। वो हेल्प करता है गैस एक्सचेंज के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो क्या करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एयर स्पेसेस में होता है। एयर स्पेसेस में देखिए अलाउ मूवमेंट ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। गार्ड सेल्स नीचे की तरफ ब्राउन कलर को जो हम देखे थे वो गार्ड सेल्स है। उसमें भी स्पेशलाइज सेल्स दैट कंट्रोल एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, जो बिल्कुल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं लीव्स के अंदर, उसको जो है तो स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा को कंट्रोल करता है गॉड सेल्स। उन लोगों की ओपनिंग कब करना है, उन लोगों को कब क्लोज कर देना है, ठीक है, उसका कंट्रोल करने वाला है गॉड सेल्स। और स्टोमेटा क्या है, पोर्स है, बारीक सुराखें रहती है जिसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज होता है लीव्स में। उसके बाद आप देख सकते हैं लोअर एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल। जैसा ऊपर की तरफ क्यूटिकल और अपर एपिडर्मिस है वैसा ही नीचे क्या है, लोअर एपिडर्मिस है और क्यूटिकल है जो प्रोटेक्ट करता है लीव्स को ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है। प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑन लोअर साइड। नेक्स्ट आ जाते हैं, अपना मेन टॉपिक है टीएस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। टीएस ऑफ क्लोरोप्लास्ट आप स्टार्ट करने से पहले आप डायग्राम देख लीजिए। अगर आप डायग्राम समझ गए तो आपको जो है सो कंटेंट भी समझ में आ जाएगा। ये आपका जो है सो टीएस ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में रहता कैसा है, ये देखिए, ये शेप है क्लोरोप्लास्ट का। ये जो दिखाई दे रहा है ये मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन है। हर ऑर्गेनिल का पहले क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन ही रहता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का पहले मेम्ब्रेन है। उसके बाद जो ये पूरा जो आपको जो खुला स्पेस जो दिखाई दे रहा है, ओपन स्पेस जहां पर भी ये ग्रीन ग्रीन स्पेस दिखाई दे रहा है, वो है आपका स्ट्रोमा। ठीक है। ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये स्पेस क्या है, स्ट्रोमा। नेक्स्ट, अब ये स्ट्रोमा एक सिंगल जो है सो लाइन जा रही है यहाँ से, यहाँ पर से सिंगल लाइन जा रही है। आप डायग्राम में देखिए कि ये सिंगल लाइन जो दिख रहे हैं जाते हुए, ये है स्ट्रोमा थैलाकॉइड। इसको स्ट्रोमा थैलाकॉइड बोला जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाइल से, यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सैक लाइक बैग की तरह स्ट्रक्चर है, बैग है। ठीक है। बैग, वो बैग की तरह है और एक के ऊपर एक के ऊपर पाइल अप होके है, जमे हुए है। इसको बोला जाता है ग्रैनम। ठीक है। और ये ग्रैनम के अंदर ग्रैना थैलाकॉइड होता है। स्ट्रोमा के अंदर स्ट्रोमा थैलाकॉइड होता है। ये ग्रैनम के अंदर ग्रैना थैलाकॉइड होता है। समझ में आ गया, ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब आ जाइए यहाँ पर अपना टॉपिक टीएस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट इज ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन है। कंसिस्टिंग ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। द इनर मोस्ट लेयर फॉर्म स्टैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्राना। हमने देखा कि ग्राना क्या है, ये है, ये ग्राना है, जो ग्रानम भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर पाइलअप स्ट्रक्चर्स है, यानी कि जमे हुए एक थैले के ऊपर एक थैला, एक थैले के ऊपर थैला, जैसा बोलते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पे। तो एक चीज के ऊपर एक चीज, एक चीज के ऊपर पूरी जमी हुई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैले के जैसा स्ट्रक्चर, बैग की तरह स्ट्रक्चर है। ठीक है। वो आपका है ग्राना। ग्राना आर बिलीव टू बी द साइट ऑफ ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। ये ग्राना ही है, ये पार्ट ही है, ग्राना ही है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। ये साइट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो ग्राना पार्ट है यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस यानी कि सोलर एनर्जी ट्रैप होती है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन द सेंस ऑफ यानी कि इनिशिएट होता है, सोलर एनर्जी ट्रैप होती है। द इंटरमीडिएरी फ्लूइड फिल पोर्शन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरमीडिएरी जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो खाली पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ये आपका क्या है, स्ट्रोमा है।
स्ट्रोमा इज बिलीव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये स्ट्रोमा के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। ग्राना के अंदर सोलर एनर्जी ट्रैप होती है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका है बिल्कुल सिंपल सा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रोमा है, एक ग्राना है। ठीक है, ग्राना के अंदर आपका क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी ट्रैप हो रही है। और स्ट्रोमा के अंदर आपके एंजाइम्स का रिएक्शन होता है, एंजाइम्स काम करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज फॉर्म होता है, लीडिंग टू सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज, जहां पर ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, विच इन टर्न ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म स्टार्च, जो स्टार्च की शक्ल में आगे जाके स्टार्च बनता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन सब्सटेंसेस दैट कैप्चर सनलाइट नोन एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हम अभी प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कैप्चर करते हैं सनलाइट को, वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट विच कंटेन वन एटम ऑफ मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर एक एटम है मैग्नीशियम का। इट इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, हम ये भी पढ़ चुके हैं। टू मेजर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल आर एसोसिएटेड विद द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से, ठीक है, जो थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है यहाँ पर, स्ट्रोमा थैलाकॉइड है, ग्राना थैलाकॉइड है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ दो जो है सो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए जो ब्लूइश ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल बी ये लोइश ग्रीन कलर है। अराउंड 250 to 100 pigment molecules are grouped as light harvesting complex in each thylakoid. एटलीस्ट 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एज ए ग्रुप वहां पर। ठीक है, कहाँ पर, ईच थैलाकॉइड के अंदर, हर थैलाकॉइड के अंदर 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। These pigments molecules together function as photosynthetic unit. ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एक जगह फंक्शन करते हैं, एक जगह होकर फंक्शन करते हैं एज ए फोटोसिंथेटिक यूनिट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम द फॉलोइंग इवेंट्स अकर इन द क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जो सनलाइट की एनर्जी है वो एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोला जाता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिडक्ट होके क्या हो जाता है, वो जो है सो छोटा हो जाता है और रिडक्शन हो जाता है उसका, और वो किस कार्बोहाइड्रेट्स में फॉर्म होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्राना। जो लाइट रिएक्शन होता है वो ग्राना में होता है, और डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डार्क रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, ये ग्राना में। एक सेकेंड, सॉरी, लाइट रिएक्शन जो हो रहा है, लाइट रिएक्शन जो हो रहा है ये ग्राना के अंदर हो रहा है, और डार्क रिएक्शन जो हो रहा है ये स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। ये ग्राना है, ये स्ट्रोमा है। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो लाइट रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है लाइट रिएक्शन, बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पर पिगमेंट्स है, ये लोग क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, सनलाइट को ले रहे हैं। तो जहाँ पर सनलाइट लेंगे वहां पर आपका लाइट रिएक्शन होगा, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर पिगमेंट्स यानी है या इंजाइम्स है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो होगा आपका डार्क रिएक्शन। अब आप आ जाइए कि क्या है लाइट रिएक्शन, क्या है डार्क रिएक्शन, क्या है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपको समझ में आ जाएगा डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन क्या है। फोटोसिंथेसिस अकर इन 2 मेजर स्टेप्स। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में होता है, 2 मेजर स्टेप्स है। एक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। पहला है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में होने वाला। इन दिस रिएक्शन लाइट प्ले ए की रोल, यहाँ पर लाइट इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है ये रिएक्शन के अंदर। अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन रैपिड सक्सेशंस इनिशिएटेड बाय द लाइट। यहाँ पर लाइट से जो है सो केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, और बहुत प्रोसेस जो है सो शुरू हो जाता है यहाँ पर, यानी कि लाइट के साथ ही शुरुआत हो जाती है। हेंस दिस फेज इज टेक्निकली नोन एज फोटोकेमिकल फेज और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन लाइट ट्रैप करने के बाद इनिशिएट होता है, इसीलिए उसको फोटोकेमिकल फेज भी बोला गया है। फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल फेज भी बोला गया है, और आपका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोला गया। बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है।
ठीक है, आप कॉन्सेंट्रेट अगर करें तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस फेज अकर इन द थैलाकॉइड कॉल्ड ग्राना। थैलाकॉइड के अंदर ये जो है सो फेज होता है ग्राना के अंदर। अब आप बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये सिंगल जो दिख रहा है आपको ऐसा, ये शेप में जो है ना, ठीक है, ये जो सिंगल जो दिखाई दे रहा है इसको थैलाकॉइड बोल रहे हैं। ये जो एक ही सिंगल, ये एक सिंगल जो राउंड है ये थैलाकॉइड है ये, ठीक है। तो ये थैलाकॉइड किस में है? ये ग्राना के अंदर है। तो ये थैलाकॉइड के ग्राना के अंदर यहाँ पर जो है सो स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है, आपका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन शुरू हो रहा है। तो ये फेज कहाँ पर शुरू हो रहा है? थैलाकॉइड के अंदर जो ग्राना में है, यानी कि ग्राना भी बोल लो आप या थैलाकॉइड बोल लो। थैलाकॉइड का एक जो पाइल है वो सॉरी ग्राना का जो एक पाइल है वो थैलाकॉइड है। तो ग्राना के अंदर ये रिएक्शन शुरू हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के, वेयर द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इसके दो स्टेप्स है। किसके? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दो स्टेप्स है। पहला स्टेप आप देखिए, व्हेन क्लोरोफिल इज एक्सपोज टू लाइट, जब क्लोरोफिल एक्सपोज होता है सनलाइट को, या सनलाइट क्लोरोफिल के ऊपर जब पड़ती है, इट एब्जॉर्ब फोटॉन्स, यूनिट्स ऑफ लाइट एनर्जी। हर एनर्जी के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी का जो यूनिट है उसको बोला जाता है फोटॉन्स, ठीक है। लाइट एनर्जी का जो यूनिट है उसको फोटॉन्स बोलते हैं। जब सनलाइट क्लोरोफिल के ऊपर पड़ती है, यस, या एक्सपोज होता है क्लोरोफिल, तो यहाँ पर क्या होता है? एब्जॉर्ब होते हैं। क्या? फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन? क्लोरोफिल, ठीक है। ये फोटोन को कौन एब्जॉर्ब कर रहे हैं? क्लोरोफिल। दिस कॉजेज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टू बिकम एक्साइटेड। जैसा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है, फोटॉन्स को ले लेता है, कैप्चर कर लेता है, उन्हें एक्साइटेड हो जाता है और एक्टिव हो जाता है, ताकि आगे का रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। एक्साइटेड एंड एक्टिवेटेड, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, द एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, जो एब्जॉर्ब कर लिया लाइट एनर्जी, इज देन यूज टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लोरोफिल, अब यहाँ पर देखिए ये क्लोरोफिल आपका जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, फोटॉन्स, जैसे कि फोटॉन्स है, जैसा उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया उन्हें एक्टिवेट हो गया। ये एक्टिव होने के बाद उन्हें क्या कर दिया? यहाँ पर स्प्लिट कर दिया। किसको स्प्लिट करा? वाटर मॉलिक्यूल। ये है H2O। H2O को क्या करा? स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने की वजह से क्या हो गया? हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। सिंपल सा है। दिस प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल, ये प्रोसेस जो स्प्लिट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल, इसको बोला जाता है फोटोलाइसिस। ये इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फोटोलाइसिस। ये फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब क्या है? लाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग, ठीक है। ये प्रोसेस को बोला जा रहा है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस लीड्स टू रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर जो है सो ऑक्सीजन जो है सो रिलीज हो जा रहा है फोटोलाइसिस होने के बाद एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। दिस फेनोमेनन वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल। ये फेनोमेनन को डिस्कवर करने वाले हैं रॉबर्ट हिल, इसीलिए इसको बोला गया है हिल रिएक्शन बोला गया है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया। द हाइड्रोजन आयन्स, अब यहाँ पर कौन बच गए? अब यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन तो लिबरेट हो गया, अब यहाँ बचे कौन? हाइड्रोजन आयन्स, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन जो रिलीज हो रहे हैं, ये हाइड्रोजन आयन जो रिलीज हो रहे हैं, इसको पिकअप कौन करेगा? NADP। NADP ये एक कंपाउंड है। ये NADP क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन है इसको क्या करेगा? पिकअप कर लेगा, यानी कि ले लेगा। हाइड्रोजन आयन्स रिलीज फ्रॉम द वाटर, जो हाइड्रोजन आयन्स वाटर में से रिलीज हुए थे स्प्लिट होने के बाद, उसको पिकअप किया किसने? कंपाउंड जिसका नाम है NADP, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसका जो है सो नेम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में NADP बोला जाता है। कन्वर्टिंग इट, अब ये NADP अगर इसको अगर आप ये NADP में प्लस हाइड्रोजन अगर आयन्स मिल गए तो इन्हें क्या हो जाएगा? NADPH हो जाएगा। NADP था पहले, इन्हें क्या करा? हाइड्रोजन आयन्स को ले लिया तो क्या बन गया? इन्हें NADPH, इन्हें क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया NADPH में।
NADPH हाईली एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। उसी के साथ साथ और एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये मॉलिक्यूल भी जो है सो मदद करता है फोटोसिंथेसिस में साइमल्टेनियसली उसी के साथ साथ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए पहले क्या होता है, ये ADP होता है। ठीक है, बाद में ये क्या होता है, चेंज होके ATP बन जाता है। उतना डिटेली अभी आपको नहीं है, आगे आपको क्लासेस में पढ़ने का है। तो साइमल्टेनियसली अनदर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, और एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है, वो भी फॉर्म होता है इसी फेज में। ATP and NADPH produce here utilize in the next phase of लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, उसी में ये जो है सो NADPH और ATP यूज होंगे। जो फर्स्ट फेज में आपको जो है, यहाँ तक आप देख लीजिए कि समझने की बात ये है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। दो आपके स्टेप्स रहते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट होता है, एक लाइट इंडिपेंडेंट होता है। लाइट डिपेंडेंट में यानी कि लाइट के ऊपर डिपेंड होता है, जो लाइट में होता है। यहाँ पर क्या होता है कि ग्राना के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, उन्हें क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट होकर वो उन्हें क्या करता है, वाटर को स्प्लिट कर देता है। वाटर को स्प्लिट करने से क्या होता है, ऑक्सीजन लिबरेट हो जाता है और हाइड्रोजन रह जाता है। तो यहाँ पर एक कंपाउंड है NADP, वो जाकर हाइड्रोजन से मिलता है और NADPH फॉर्म हो जाता है, और ATP भी वहां पर प्रेजेंट रहता है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर काम में आते हैं। अब आप यहाँ देखिए, पहले ये आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी। नेक्स्ट स्टेप आपका है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको डार्क रिएक्शन भी बोल सकते हैं, डार्क फेज भी बोल सकते हैं, और इसको जो है सो केल्विन साइकिल भी बोल सकते हैं। केल्विन साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट ने जो है सो ये डिस्कवर किया है, केल्विन, इसको केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दिस फेज डज नॉट रिक्वायर लाइट, ये फेज के लिए लाइट जरूरी नहीं है। सो इट इज कॉल्ड द डार्क रिएक्शन, इसीलिए उसको डार्क रिएक्शन भी बोला गया और बायोसिंथेटिक फेज भी बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर डार्क यानी कि लाइट अगर मिल जाती है तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, ये ऐसा नहीं है। ये जो है तो इसको ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यू कर सकता है। हावेवर दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि द रिएक्शन अकर ओनली इन द डार्क, सिर्फ डार्क में ही ये रिएक्शन होगा, इसका मतलब ये नहीं है। ये लाइट में भी प्रोसीड कर सकता है, अपना काम कर सकता है। मतलब डार्क रिएक्शन इसलिए बोल रहे हैं कि इसको लाइट की ज़रूरत नहीं है, लाइट रहो या ना रहो। उसको लाइट रिएक्शन इसलिए बोले थे क्योंकि वो लाइट उन लोगों को ज़रूरी है, विदाउट लाइट वो रिएक्शन नहीं हो सकता। It can also proceed in light. The term dark only indicate that light is not involved in this step. Dark का मतलब यहाँ पर के light की ज़रूरत नहीं है। This reaction uses the hydrogen from the NADPH produced in the light reaction and combines it with the carbon dioxide. ये रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन को यूज़ किया था NADPH ने लाइट रिएक्शन में हम देखे कि फॉर्म हुआ था NADPH। ये क्या होता है, कंबाइन होता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होता है, मिलता है। द एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय ATP, और ये NADPH जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो यहाँ पर एनर्जी देने वाला ये ATP होता है। ठीक है, ये NADPH किससे मिलता है, यहाँ पर कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो यहाँ पर एनर्जी जो देगा वो है ATP, एनर्जी देने वाला ATP है। तो एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, ये NADPH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से। द ग्लूकोज सिंथेसाइज इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप्स, और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो अभी यहाँ मेंशन नहीं हुए हैं। यूजिंग स्पेशल इंटरमीडिएट कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी फॉर्म होते हैं, एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से जो है सो ग्लूकोज फॉर्म होता है एज ए एंड प्रोडक्ट। द ग्लूकोज फॉर्म में लेटर बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, जो ग्लूकोज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है C6H12O6, ये बाद में जाके लेटर ये जाकर जो है सो स्टार्च की शक्ल में भी आता है, ये स्टार्च की शक्ल में भी फॉर्म होता है। ठीक है, स्टोर होता है एज ए स्टोरेज फॉर्म। यहाँ पर देखिए कि ग्लूकोज फॉर्म में लेटर भी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च फॉर स्टोरेज इन द प्लांट्स, प्लांट्स में स्टोर करने के लिए स्टार्च की शक्ल लेता है। अभी यहाँ पर डायग्राम में आ जाइए, आपको एक बार डायग्राम समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है क्लोरोप्लास्ट,
ठीक है। ये है आपका सनलाइट। सनलाइट यहाँ पर जैसा आप पढ़ती है तो यहाँ पर ये लाइट रिएक्शन हो रहा है, ये थैलाकॉइड है, ये जो है ये थैलाकॉइड है, और ये पूरा जो है ये ग्रैना है। ठीक है, ये ग्रैना में जैसा आपकी लाइट पड़ती है तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन हो रहा है, वाटर भी यहाँ से मिल रहा है उसको। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है सो स्प्लिटिंग होती है, H2O की स्प्लिटिंग होने से ऑक्सीजन यहाँ पर लिबरेट हो रहा है, और ये H2 जो है सो यहाँ पर NADP और ATP से मिलता है, मिलके क्या पड़ता है, ATP बनता है और NADPH बनता है। यहाँ पर NADPH और ATP ये दोनों जो है सो फिर केल्विन साइकिल यानी कि डार्क रिएक्शन में आते हैं, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से NADPH, ये NADPH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलते हैं, मिलके यहाँ पर देखिए ये शुगर फॉर्म हो रहा है CH2O या फिर C6H12O6, ये ग्लूकोज है या ग्लूकोज भी होता है या ये कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर जो है सो ये दोनों मिलके CO2 और NADPH मिलके यहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है, और ये देख सकते हैं आपके ATP यहाँ पर इनको एनर्जी जो है सो हेल्प करता है, एनर्जी एज ए एनर्जी सोर्स हेल्प करता है। तो ये आपका जो है सो था क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल की क्या है, फोटोसिंथेसिस से क्लोरोफिल क्या कनेक्शन है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, पिगमेंट्स के बारे में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, आप थोड़ा सा फर्स्ट क्लास में चले जाइए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़े थे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, दोज हु आर प्रिपेयर ओन फूड, जो प्लांट्स है अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है, जो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, बोला था। अब हम यहाँ पर जो है सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं। Organisms that cannot make their own food and depend directly or indirectly on other organisms for their nourishment are called heterotrophs. ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं और दे डिपेंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने फूड के लिए, उसको बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, एनिमल्स है, फंगाई, बहुत सारे बैक्टीरिया भी आते हैं इसमें, और नॉन ग्रीन प्लांट्स, प्लांट्स में भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। These organisms consume complex food substance and break them down for absorption and then use. ये organisms क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को जो है सो ब्रेक करते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स रहता है, ब्रेक करके क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और यूज करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कैसा ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन, अब न्यूट्रिशन लेने के लिए वो डिपेंड करता है कि टाइप, खाना कौन सा टाइप का है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड प्रेजेंट है या नहीं है ये भी डिपेंड करता है, द स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कैसा है, ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, उन्हें कैसा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए। ऑर्गेनिजम्स अगर न्यूट्रिशन लेना चाह रहे हैं, फूड अगर लेना चाह रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि फूड कौन सा टाइप का है, ठीक है, और फूड अवेलेबल है या नहीं है ये भी डिपेंड करता है। देन स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का कैसा है, ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर फूड इनटेक, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग न्यूट्रिशन लेते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब, फूड को बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट किया जाता है और उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में फूड को डाइजेस्ट किया जाता है आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड। एग्जाम्पल उसमें फंगाई है, लाइक ब्रेड, मोल्ड, ईस्ट है, मशरूम्स है, ठीक है, जो फंगाई ब्रेड के ऊपर आते हैं, ब्रेड मोल्ड पे, वो है यहाँ पर ईस्ट और मशरूम है। दीज आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, क्योंकि ये लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं इसीलिए उन लोगों को सैप्रोफाइट्स बोला गया। आ जाइए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये सारे जो टाइप्स है ये किसमें, हेट्रोट्रॉफिक में ही आते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, ऑर्गेनिजम्स डेराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो है सो न्यूट्रिएंट्स तो लेते हैं प्लांट से और एनिमल से, लेकिन वो क्या करते हैं, बिना किल करे, उन लोगों को बिना मारे उन लोगों के पास से
क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। दे लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी, वो लोग होस्ट की बॉडी पे या होस्ट की बॉडी के अंदर लीव करते हैं, रहते हैं वो लोग। एग्जाम्पल क्या है, कस्क्यूटा, ये एक पैरासाइटिक प्लांट है जिसका नाम कस्क्यूटा है। लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स, बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो इवन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रहते हैं, उन लोगों के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, लेकिन उन लोगों को किल नहीं करते, लेकिन बॉडी में रहते हैं। नेक्स्ट, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन क्या है, ऑर्गेनिज्म टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी। ऑर्गेनिजम्स फूड को लेते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं, खाने को ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के अंदर ही। फूड इनटेक, खाने को अंदर लेते हैं, उसको डाइजेशन भी अंदर करते हैं, एब्जॉर्प्शन भी अंदर करते हैं। तो फूड को भी अंदर लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, जो भी है इंजर्शन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग बॉडी के अंदर ही करते हैं। इन लोगों को बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और मोस्टली यहाँ पर क्या है, एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स यानी कि हम आते हैं। अब आ जाइए न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर किसको बोलते हैं, जो सिंगल सेल पे, एक ही सेल के ऊपर जो अपनी लाइफ गुजारते हैं, उनको बोला जाता है यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसा होता है, यूनिसेल्युलर में दो एमीबा, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ से क्या है, पैरामीशियम, एक पैरामीशियम है और एक एमीबा है। ये दो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हम न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं। पहला है अमीबा। अमीबा शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन यूजिंग ए फ्लेक्सिबल सेल सरफेस। अमीबा का जो सरफेस होता है वो फ्लेक्सिबल रहता है, यानी कि वो फ्लेक्सिबल यानी कि कहीं भी मुड़ता है, कहीं भी कुछ भी होता है, फ्लेक्सिबल उसका क्या होता है, सेल सरफेस, उसका सरफेस ऐसा होता है। और ये अमीबा क्या करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को जो है सो करता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, पहले आप डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पर ये डायग्राम है अमीबा का, यहाँ पर देखिए न्यूट्रिशन हो रहा है, ये अमीबा है। ये अमीबा का जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये है, ये है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को सूडोपोडिया बोला जाता है। ये सूडोपोडिया की मदद से उन्हें जो है सो न्यूट्रिशन लेता है। फूड पार्टिकल को क्या करता है, अंदर लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए एक फूड वैक्यूल फॉर्म होता है। ये फूड वैक्यूल के अंदर ही उन्हें डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करके क्या करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स अंदर ले लेता है और वेस्ट मटेरियल बाहर छोड़ देता है। आ जाइए यहाँ पर, अमीबा का जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है उन्हें, और उसका सेल सरफेस फ्लेक्सिबल रहता है, कहीं भी मुड़ सकता है उन्हें। इट फॉर्म्स टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, टेम्पररी उन्हें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको सूडोपोडिया बोला जाता है। अब न्यूट्रिशन के स्टेप्स देख लीजिए यहाँ पर आप। सूडोपोडिया सराउंड द फूड पार्टिकल, जो सूडोपोडिया अमीबा का जो सूडोपोडिया है उन्हें क्या करता है, पहले फूड पार्टिकल को लेता है, सराउंडिंग में उसके जो भी फूड पार्टिकल प्रेजेंट रहता है उसको ले लेता है। फूड इज इनगल्फ, उसको अंदर ले लेता है। लेने के बाद एक फूड वैक्यूल बनाता है उन्हें अंदर। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर डाइजेस्टेड, वो फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड है वो फूड को उन्हें डाइजेस्ट करता है। वो फूड को डाइजेस्ट करने के बाद डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, जो डाइजेस्ट करता है और जो न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वेस्ट मटेरियल उसमें रह जाता है उसको क्या करता है, बाहर छोड़ देता है इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में उन्हें क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। द अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, वो डाइजेस्ट रेसिड्यूज को क्या करता है, थ्रोन आउट फ्रॉम द सेल, बाहर फेंक देता है। ये होता है अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन, इस तरीके से उन्हें जो है सो लेता है। नेक्स्ट आ जाइए पैरामीशियम। पैरामीशियम हैज ए डेफिनेट शेप, पैरामीशियम का एक अलग डेफिनेट शेप है। स्पेसिफिक एरिया फॉर फूड इनटेक कॉल्ड ओरल ग्रुप, और उसको एक स्पेसिफिक पार्ट भी है, उसके अंदर एक पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट है जो उन्हें फूड को इनटेक करता है, लेता है, जिसको बोला जाता है ओरल ग्रुप। द फूड इज डायरेक्टेड इनटू द सेल, वो डायरेक्ट सेल के अंदर जाता है फूड, यूजिंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, बालों की तरह स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोला जाता है सीलिया। द फूड इज देन स्टोर्ड इन वैक्यूल, वो फूड स्टोर होता है वैक्यूल के अंदर, डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। फिर जो अनवेस्ट है, अनवांटेड जो फूड हो जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, वो बाहर निकलता है। आप यहाँ डायग्राम में देखिए, ये है पैरामीशियम। ये पैरामीशियम जो ये दिखाई दे रहा है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है सीलिया। ठीक है, ये सीलिया की मदद से
वो क्या करता है, फूड को क्या करता है, लेता है। ये पैरामीशियम, ये है आपका, ये समझो एग्जाम्पल, ये फूड है ये, ठीक है। ये फूड को क्या करता है, पहले उन्हें कंज्यूम करता है, लेता है। ये है आपका ओरल ग्रूव, जहाँ से उन्हें फूड को ले रहा है, इसको बोला जाता है ओरल ग्रूव। ये ओरल ग्रूव से फूड जो है सो एंटर होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फूड वैक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर फूड वैक्यूल बन जाता है। फूड वैक्यूल यानी कि फूड एक स्टोर हो जाता है, एक जगह पर स्टोर हो जाता है, जो इधर उधर नहीं जा सकता। साइटोप्लाज्म में इधर उधर अगर हो गया तो क्या होता, फिर वो यूज नहीं रहता, इसीलिए वहां पर क्या होता है, दूसरे भी ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए क्या करता है, फूड एक वैक्यूल बनाता है और फूड उसके अंदर रहता है। फिर ये फूड जो है सो एब्जॉर्ब होते हुए, ये फूड वैक्यूल क्या होता है, जो डाइजेस्ट हो जाता है फूड, वो एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, एनल पोर है, ये एनल पोर से क्या हो जाता है, थ्रोन आउट, बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये एनल पोर से फूड क्या है, बाहर आ जाता है। तो ये हो गया पैरामीशियम। तो न्यूट्रिशन हम जो पढ़े हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा और पैरामीशियम को, आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब यहाँ पर एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन देख लीजिए। यूनिसेलुलर न्यूट्रिशन हम पढ़ लिया, अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आप देखिए। ये एक कस्क्यूटा, ये नाम है जिसको डॉडर प्लांट भी बोला जाता है। इसके अंदर ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, ये कस्क्यूटा, ये क्या है, प्लांट है। ये प्लांट क्या है, पैरासाइटिक प्लांट है। ये ऑलरेडी प्लांट है, लेकिन ये पैरासाइटिक प्लांट है। ये खाना प्रिपेयर नहीं करता है, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि इन्हें पैरासाइटिक है इसीलिए। कस्क्यूटा इज वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट। ये कस्क्यूटा एक पैरासाइटिक प्लांट है। इट इज कॉमनली कॉल्ड डॉडर प्लांट, इसको डॉडर प्लांट भी बोला जाता है। और ये बिलोंग करता है फैमिली को कन्वॉल्व्यूलेसी, ये फैमिली है, ये फैमिली को ये बिलोंग करता है। इसकी फीचर क्या है बोले तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है, प्लांट होने के बावजूद भी इन्हें वन टाइप ऑफ पैरासाइट है और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है। वेयर इट डिपेंड ऑन अनदर प्लांट, और ये दूसरे प्लांट होने के बावजूद भी दूसरे प्लांट पे डिपेंड हो रहा है, होस्ट प्लांट के ऊपर, उसके न्यूट्रिशन के लिए। अब उसके कैरेक्टर देख लेंगे, उसके मेन कैरेक्टर देख लीजिए कस्क्यूटा के। उसका मेन कैरेक्टर क्या है कि उसके ऊपर लीफ नहीं रहते हैं, उसकी जो स्टेम होती है वो लीफलेस होती है, लीफ नहीं होते हैं और बहुत पतली होती है, ट्विनिंग होती है। और वो क्या करता है, स्टेम से क्या करता है, लपेट लेता है होस्ट प्लांट को, ट्विनिंग हो जाता है, लपेट लेता है। कस्क्यूटा इज ए लीफलेस प्लांट, कस्क्यूटा के ऊपर प्लांट नहीं होते हैं। ये प्लांट है बट इसके ऊपर लीव्स नहीं है, ठीक है, ये लीफलेस है ये। इट हैज स्लेंडर स्ट्रिंग लाइक स्टेम, बहुत बारीक और बहुत पतली स्टेम होती है। डेड ट्वाइन, और वो क्या करती है, होस्ट प्लांट को लपेट लेती है, ट्वाइन हो जाती है अराउंड द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट के तरफ में लपेट लेती है। द स्टेम्स आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स, और ये जो प्लांट की जो स्टेम होती है वो स्टेम का कलर अलग अलग कलर होता है, जैसे कि येलो कलर में भी हो सकती है, ऑरेंज कलर भी हो सकता है, पिंक और ब्राउन। आप यहाँ पर डायग्राम में ये देखिए, ये आपकी जो ये दिखाई दे रही है ये है कस्क्यूटा प्लांट, जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये होस्ट प्लांट है। ये होस्ट प्लांट को, ये स्टेम है इसका, ठीक है, ये स्टेम क्या कर रहा है, उसको पूरा ट्विनिंग कर लिया है, पूरा लपेट लिया है ये होस्ट प्लांट को, ठीक है। तो ये जो है सो बिल्कुल बहुत थिन रहता है और कलर में रहता है। लैक ऑफ क्लोरोफिल, ये कलर ये कि कलरफुल है, ये ग्रीन कलर का नहीं है, इसीलिए इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। द डॉडर प्लांट कंटेन नो क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इन सम स्पीशीज, थोड़े स्पीशीज जैसे कि कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, इसमें बहुत कम अमाउंट में क्लोरोफिल रहता है, लेकिन वो इनफ नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए। Very small amount of chlorophyll may be present but not enough to carry out photosynthesis. It cannot prepare, अगर photosynthesis enough नहीं है तो सॉरी क्लोरोफिल अगर इनफ नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, ठीक है। इट कैन नॉट प्रिपेयर, वो प्रिपेयर भी नहीं कर सकता, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर कर सकते हैं फूड। डिपेंड्स ऑन होस्ट, क्योंकि उन्हें प्रिपेयर नहीं कर सकता है, फूड प्रिपेयर नहीं कर सक रहा है, इसीलिए उसको क्या करना है, ऑटोमेटिकली वो डिपेंड करता है दूसरे प्लांट्स पे। बिकॉज इट लैक्स क्लोरोफिल, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। इट एब्जॉर्ब्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट, तो होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड होगा, वहां से एब्जॉर्ब करेगा ये। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द पैरासाइटिक प्लांट, इसीलिए उसको पैरासाइटिक प्लांट बोला गया है। ये प्लांट
प्लांट के पास ही रहेगा, प्लांट के ऊपर ही रहेगा, प्लांट के पास से ही लेगा न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ये खुद प्रिपेयर नहीं कर सकेगा क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए, हॉस्टोरिया, ये एक ऑर्गन है, ये प्लांट के अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम है हॉस्टोरिया। द स्पेशलाइज रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट हेल्प कस्क्यूटा अटैच, ये मदद करता है, ये कस्क्यूटा है, ये कस्क्यूटा को, ये आपको दिख रहा है ये कस्क्यूटा, ये है ना, ये कस्क्यूटा को मदद करता है ये हॉस्टोरिया। ये क्या है, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं इसके अंदर जो इन्हें मदद करता है प्लांट पे पेनिट्रेट करने के लिए, प्लांट के अंदर घुसने के लिए मदद करता है ये स्ट्रक्चर हॉस्टोरिया। ये हॉस्टोरिया जो होते हैं वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं, पेनिट्रेट होते हैं, कहाँ पर पेनिट्रेट होते हैं, प्लांट के, जो ग्रीन प्लांट है वो ग्रीन प्लांट के टिश्यूज के अंदर जो है सो पेनिट्रेट होते हैं, इसी पार्ट को हॉस्टोरिया बोला गया है। ये हॉस्टोरिया इंटर होता है वेस्क्यूलर टिश्यूज में, प्लांट, ग्रीन प्लांट के, जो ग्रीन प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है, उसके अंदर जो वेस्क्यूलर टिश्यूज है उसमें ये एंटर होते हैं हॉस्टोरिया। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम जाइलम ऑफ द होस्ट। हम जाइलम पढ़ चुके हैं कि प्लांट के अंदर जो जाइलम होता है वो जाइलम के अंदर से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को, कौन, हॉस्टोरिया। दे एब्जॉर्ब प्रिपेयर्ड फूड, और प्रिपेयर्ड फूड को भी एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि ग्लूकोज है, स्टार्च है, कहाँ पर से, फ्लोएम ऑफ द होस्ट। जाइलम से क्या कर रहा है उन्हें, जाइलम से वाटर प्लस मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोएम, फ्लोएम से क्या कर रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज, फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन, ये हॉस्टोरिया। दिस हॉस्टोरिया कैन हार्म और इवन किल द होस्ट, ये हॉस्टोरिया हार्म भी पहुंचा सकता है प्लांट को और किल भी कर सकता है होस्ट प्लांट को। जर्मिनेशन एंड पैरासिटिज्म प्रोसेस, अब ये प्लांट के ऊपर जाता कैसा है, उन्हें कैसा जो है सो ग्रो होता है, होस्ट प्लांट के अंदर कैसा डिपेंड हो रहा है, कैसा जो है सो जाता है, उसका जर्मिनेशन कैसा होता है। पहले जो है सो सीड्स होते हैं, ठीक है, कोई भी प्लांट ग्रो होना है तो सीड्स, तो ये कस्क्यूटा प्लांट के लिए भी सीड जरूरत है। तो द सीड ऑफ डॉडर प्लांट जर्मिनेट, पहले वो सीड्स क्या होते हैं, होस्ट प्लांट के ऊपर जर्मिनेट होते हैं, एंड फॉर्म एंड एनकॉरिंग रूट्स, ऐसे रूट्स फॉर्म करते हैं जो मदद कर सके यानी कि पेनिट्रेट होने के लिए और उन लोगों को बैलेंसिंग के लिए। अब जैसे कि अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है सो स्टेम है, ये प्लांट का स्टेम है, ग्रीन प्लांट्स। अब ये कस्क्यूटा यहाँ पर अगर अटैच होगा, पहले यहाँ पर क्या आएगा, पहले एक सीड आएगा, सीड आने के बाद उन्हें जर्मिनेट होएगा, जर्मिनेट होने के बाद उसको स्टेबिलिटी होना पड़ता, उसको जो है सो चिपकने के लिए, रहने के लिए एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती। तो वो स्टेबिलिटी जो उसको देंगे वो देने वाले क्या है, ये रूट्स रहते हैं, पहले रूट्स आते हैं, वो रूट्स की वजह से उन्हें क्या होता है, वहाँ पर वो प्लांट के ऊपर स्टेबल होता है। देन इट सेंड्स आउट अ थिन स्लेंडर स्टेम, उसके बाद उसकी स्टेम बनना शुरू हो जाती है, विच ट्वाइंस, और वो क्या है तो उसको लपेटना शुरू कर देती है इन ए स्पाइरल फैशन अराउंड द होस्ट प्लांट स्टेम। होस्ट के जो होस्ट है, होस्ट के प्लांट के स्टेम को लपेटना शुरू कर देती। वंस द स्टेम कम्स इन कांटेक्ट इनटू द होस्ट प्लांट, जब स्टेम दूसरे प्लांट के, होस्ट प्लांट के स्टेम से जब मिल जाते हैं, हॉस्टोरिया आर डेवलप, ये जो रूट्स है, ये हॉस्टेरिया जो ऑर्गन है वो ऑर्गन डेवलप हो जाता है, किसमें, डॉडर प्लांट में। These hostelria penetrate into the host, फिर ये हॉस्टोरिया क्या करते हैं, प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, एंड thus start drawing water, minerals and food, ठीक है। पहले क्या होता है, सीड, ये सीड क्या होता है, जर्मिनेट होता है, ठीक है। ये जर्मिनेट होने के बाद यहाँ पर जो है थोड़े से रूट्स फॉर्म होते हैं उसकी स्टेबिलिटी के लिए, फिर उसके बाद उन्हें क्या करता है, स्टेम फॉर्म करता है। ये स्टेम क्या करती है, ट्विन करती है होस्ट के ऊपर, होस्ट प्लांट के ऊपर पूरा लपेट लेती है। फिर ये स्टेम के अंदर से जो है सो ये ऑर्गन फॉर्म होता है हॉस्टोरिया। ये हॉस्टोरिया क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या करता है, वाटर, मिनरल्स, ग्लूकोज, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करता है ये हॉस्टोरिया। तो इस तरीके से जो है सो क्या होता है, उन्हें पैरासाइट बन के दूसरे प्लांट से एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स।
वाई कस्क्यूटा इज कॉल्ड द टोटल पैरासाइट, कस्क्यूटा को क्यों पैरासाइट बोला गया, क्यों, क्योंकि कस्क्यूटा कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, और इन्हें कंप्लीटली डिपेंड ऑन द होस्ट सर्वाइवल के लिए, उसके लिए, उसकी लाइफ के लिए उन्हें पूरा डिपेंड है होस्ट के ऊपर। हेंस इट इज कॉल्ड द टोटल पैरासाइट, और होलो पैरासाइट भी बोला जाता है उसको, और टोटल पैरासाइट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हम जो है सो क्लास हमारी ख़त्म होती है, हमारी क्लास आज की ख़त्म हो जाती है। हम जो है 2 टॉपिक्स, एक क्लोरोफिल, एक जो है सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है सो कंप्लीट होगा। एक नेक्स्ट टॉपिक नया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, एक नई क्लास के साथ नया टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके साथ हम नेक्स्ट क्लास में जो है सो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी मैंने आज क्लास में लिया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब तक के लिए ओके, बाय बाय।